तमिलनाडु जो है पेरियार की धरती नहीं है, वो सुब्रमण्य भारती की धरती है, जिन्होंने नेशनलिज्म पे बहुत सारी कविताएं रची हैं। तमिलनाडु जो है भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही बड़ा स्तंभ है और हिंदू संस्कृति का बहुत ही बड़ा स्तंभ है। तमिलनाडु में अलगाववाद को फैलाया था इस द्रविडियन विचारधारा ने, उसको भारत की भूमि से उखाड़ फेंकना ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट भारत में कश्मीर हुआ था और वहाँ से कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ था वो तो सबने देखा है। भारत में हिंदुत्व पर खुलकर बात करने वाले, विचार रखने वाले लोगों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो उस लिस्ट में जो गिने चुने जो बड़े नाम होंगे उनमें से एक साई जे दीपक भी हैं। साई जे दीपक जी, टाइम्स ऑफ भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हिंदुत्व में हमने आपको अचानक से पाया, बहुत सालों से हिंदुत्व को जो भी फॉलो करते हैं, लेकिन जे साई दीपक अचानक से एक नाम उभरा जो हिंदुत्व को लेकर इतना मुखर होकर बातें करता है और जो यंग जनरेशन है उसको एक आपने एक नया स्टाइल दे दिया हिंदुत्व पे बात करने के लिए। क्या मोटिवेशन है हिंदुत्व पे आप इतना मुखर होकर बात करते हैं? लोगों को लगता है कि मेरा कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन है। मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक इंडिपेंडेंट वकील हूँ और मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ। मैं सिर्फ इन्हीं दो रोल्स के वजह से इस इशू पे बात करता हूँ। मैं संस्कृति को बचाने बिल्कुल नहीं निकला हूँ, ना मैं सभ्यता को बचाने निकला हूँ, क्योंकि ये किसी एक आदमी से नहीं हो सकता है। मैं उस जीवन प्रणाली को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका बेनिफिट मैंने उठाया है और जिसका मैं एक प्रोडक्ट हूँ। तो मेरा ये मानना है कि सेवियर कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे जो भी आगे बढ़ता है वो अपने ही ईगो के बल गिर जाता है। तो मैं किसी भी सेवियर कॉम्प्लेक्स से मैं ग्रसित नहीं हूँ। मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ और जो मेरा कर्तव्य है मैं उसको निभा रहा हूँ। सर, जैसे आप तमिलनाडु से आते हैं, तमिलनाडु जो है वो पेरियार की धरती मानी जाती है और पेरियार की जो विचारधारा है वो हिंदुत्व से एकदम उलट है जी। बीजेपी या फिर और भी पार्टीज़, जो तमिलनाडु की कुछ लोकल पार्टीज़ हैं, वो भी कोशिश कर रही हैं तमिलनाडु में अपने पैर पसारें, वहाँ पे जाके। क्या आपको लगता है तमिलनाडु या फिर दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए या हिंदुत्व के लिए ऐसा ग्राउंड है? सबसे पहली बात यह है कि तमिलनाडु जो है पेरियार की धरती नहीं है, वो सुब्रमण्य भारती की धरती है, जिन्होंने नेशनलिज्म पे बहुत सारी कविताएं रची हैं। जैसे उत्तर में है रामधारी सिंह दिनकर, उसी तरह है सुब्रमण्य भारती। मेरा ये मानना है तो वो उससे ज़्यादा भी है। इनको महाकवि सुब्रमण्य भारती कहते हैं, जहाँ पे आज के डेट में खान मार्केट है उस रोड पे। तो तमिलनाडु जो है भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही बड़ा स्तंभ है और हिंदू संस्कृति का बहुत ही बड़ा स्तंभ है, क्योंकि जितने भी उत्तर में जितने भी इन्वेजन्स हुए हैं उससे तमिलनाडु जो है थोड़ा बहुत बचा रहा था, जिसकी वजह से भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति वहाँ पे बची रखी है। अगर आप आज के डेट में देखेंगे तो वहाँ पे हिंदुत्व उभर रहा है, कमल खिल रहा है, सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से। ऐसा नहीं है कि लोग वहाँ पे हिंदू नहीं हैं और अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, लेकिन आज तक उनके सामने आपने एक पॉलिटिकल विकल्प नहीं रखा। आज वो विकल्प अन्नामले के रूप में आके पेश हो गया है और अगर आप उनके रैलीज़ में जाएंगे और उसके रिस्पॉन्स को देखेंगे, आपको लगेगा कि तमिलनाडु में अभी एक सैफरन रेवोल्यूशन चल रहा है, जिसका मैं सीधा विटनेस हूँ। मैंने देखा है उनके रैलीज़ में क्या होता है, उनके भाषणों को लोग कैसे सुन रहे हैं। तो तमिलनाडु न कभी पेरियार की भूमि थी, न है, न कभी रहेगी। ये सुब्रमण्य भारती की भूमि है, राजा जी की भूमि है। ऐसे बहुत सारे लोगों को तमिलनाडु ने प्रोड्यूस किया है जो राष्ट्रवादी रहे हैं, और तमिलियंस जो है फंडामेंटली राष्ट्रवादी है। जब हमारे आर्मी के चीफ मरे थे हेलीकॉप्टर क्रैश में, CDS रावत जी, आपने देखा था कि लोग सड़क पे उतर आ गए थे और उन्होंने उनके लिए नारेबाजी की, उनके फेवर में की थी जी। तो ये लोग अगर राष्ट्रवादी नहीं है तो ये कैसे होंगे? तो तमिलनाडु में अलगाववाद को फैलाया था इस द्रविडियन विचारधारा ने, उसको भारत की भूमि से उखाड़ फेंकना ज़रूरी है, क्योंकि वो अलगाववाद को बढ़ाता है और उसको प्रोत्साहन मिलता है बाहर के फोर्सेस से। तो ये भारत के लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, ना हिंदुत्व के लिए ना हिंदू धर्म के लिए। आप हिंदुत्व पे आप बात करते ही ऑब्वियसली साउथ इंडिया से है। साउथ इंडिया का जब भी जिक्र आता है तो वहाँ पे इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का भी बहुत जिक्र आता है और उसके साथ ही जो ईसाई मिशनरी क्रिश्चियन कन्वर्जन है उसका भी बहुत जिक्र आता है। क्या ये सच में इतना बड़ा केस है साउथ इंडिया में, या फिर जो नॉर्थ के लोगों को डराने के लिए या फिर मीडिया में प्रोपोगेट करते हैं? क्या ये सच में इस्लामिक रेडिकलाइजेशन और क्रिश्चियन कन्वर्जन इतना है वहाँ?
मेरा ये मानना है कि शब्द में बहुत शक्ति होती है, तो इसलिए मैंने साउथ इंडिया का जो प्रयोग है मैंने बहुत पहले छोड़ दिया है। मैं इसको दक्षिण भारत कहूँगा या सदर्न भारत कहूँगा। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया ऐसे लगता है कि ये दो अलग देश हैं, ये अलग देश नहीं है। तो मैं अपने आप को साउथ इंडियन नहीं मानता हूँ। आई एम एन इंडियन फ्रॉम द साउथ। सेकेंड, आज के डेट में आपको पंजाब में कन्वर्जन्स नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में 40-50 साल से तो चल रहे थे जी तो दक्षिण में भी हो रहे हैं। जी मिशनरी का जो पहला नींव पड़ा था मिशनरी काम के लिए, वो तमिलनाडु में पड़ा था और ये ब्रिटिश काल के पहले पड़ा था, पोर्चुगीज़ के समय में, और वही कार्य जो है आज तक चला आ रहा है। ओके, तो उस कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को जन्म दिया या बाहर से प्रोत्साहन दिया। तो द्रविडियन मूवमेंट को आपको और थोड़ा लेट्स से आप उसको और परखेंगे तो समझ में आएगा उसका और मिशनरी एक्टिविटीज़ का कितना बड़ा तालमेल है। तो ये नॉर्थ के लोगों को डराने के लिए नहीं है, चाहे वो नॉर्थ हो या पश्चिम हो या पूर्व हो या दक्षिण हो। यही सच्चाई है कि भारत एक बैटल ग्राउंड बन गया है जिहाद के लिए और मिशनरी एक्टिविटी के लिए, और जो इस धरती के सोच के लिए बात करता है उसको फैशिस्ट करार दिया जाता है। तो सच्चाई ये है कि द सन ऑफ द सॉइल हु स्पीक्स फॉर द सोच ऑफ द सॉइल बिकम्स द फैशिस्ट। सर, आपने अभी जिहाद का जिक्र किया जी। आपने एक किताब भी लिखी है इस्लाम पर। क्या इस्लाम ये मतलब हो सकता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो, हार्ड हिटिंग हो, क्या इस्लाम सच में प्रॉब्लम है? क्या इस्लाम मतलब इसको मैं ये सवाल मैं इस तरीके से लेता हूँ कि बीते जो 1947 के बाद से क्या इस्लामिक तुष्टीकरण की वजह से हिंदुओं के मुद्दों को दबाया गया, नज़रअंदाज किया गया, चाहे वो सोशल लाइफ में हो चाहे वो लीगल बैटल्स में हो? क्योंकि हमने ज्ञानवापी का मुद्दा देखा, हमने राम मंदिर का मुद्दा देखा, फिर हमने सबरीमलाई भी देखा बीच में, उसमें भी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ऐसे एक्टिविस्ट आ गए थे जिनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस मुद्दे पे आए थे। क्या जानबूझ के इस्लामिक फोर्सेस की तरफ से हिंदुओं पे प्रहार होता है ऐसे मुद्दों को लेके? मैं अपने आप को इस्लाम का विशेषज्ञ नहीं मानता हूँ जी मेरी पुस्तक जो है इस्लाम पे नहीं है, लेकिन दो कौमी नज़रिए के जड़ों के बारे में है। क्या वो इस्लाम में उसकी जड़ें हैं या उसके बाहर है, इसको समझने की कोशिश की गई है। और मैंने प्रमाणों के द्वारा ये बताया है कि भारत में आज के डेट में हमने जो वहाबिज़म के बारे में बात करना शुरू किया था, जी ये नया नहीं है। ये करीब 200 साल या 250 साल पुराना मूवमेंट है जो 18वीं शताब्दी में शुरू हो चुका था, और जिसको शुरू किया गया था दिल्ली के एक मदरसे में, मदरसा है रहमिया, जहाँ के एक प्रीचर थे शाह वलीउल्लाह दहलवी, जिन्होंने अब्दाली को ख़त लिखा कि आप आइए और भारत के ऊपर राज कीजिए, वरना मराठे और जाट फिर से यहाँ पे हिंदू धर्म कायम कर देंगे। मुग़ल परचम गिर गया है, इस्लाम का परचम फिर से खड़ा करने के लिए आप यहाँ आइए। तो अब्दाली को न्योता लिखने वाले थे दिल्ली के एक प्रीचर, तो उनको अपना रहनुमा मान के इतने सारे मूवमेंट्स निकले हैं। अलीगढ़ मूवमेंट भी इसी की एक कड़ी है। तो मेरा ये मानना है कि हमें किसी हिस्ट्री को इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, उसका ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रमाण है, जो तथ्य है, उसको हमने अपनी पुस्तकों द्वारा सामने लाने की कोशिश की है कि ये इतिहास या लेट्स से पास्ट की बात नहीं हो रही है। पास्ट का जो कंटिन्यूइंग इफेक्ट है वर्तमान में, हम भूतकाल की बात नहीं कर रहे हैं। भूत का जो वर्तमान और भविष्य पे असर जो होने वाला है उसकी बात हमने कर रखी है। अब ये किसी मज़हब के बारे में बात करें या फिर किसी मानसिकता के बारे में बात करें, ये ज़रूरी है। मेरे हिसाब से आप मानसिकता से शुरू कीजिए, और इस मानसिकता को आप किस पे इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे, इसकी जो शेप है, ये मज़हब की वजह से है या परवरिश की वजह से है या कल्चर की वजह से है, ये सवाल मैं समाज पे छोड़ देता हूँ। लेकिन इसका कारण जो भी हो, भुगत तो हम रहे हैं और हम 1000 साल से भुगत रहे हैं। इसको बोलना ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि अगर लोगों को लगता है ये तो 10वीं शताब्दी में हुआ होगा और 14वीं शताब्दी में हुआ होगा। इंडिपेंडेंट भारत में कश्मीर हुआ था जी, और वहाँ से कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ था वो तो सबने देखा है, और वो इंडिपेंडेंट भारत के 40 साल के बाद हुआ है ना। तो ये एक कंटिन्यूम है, और अगर हमने इससे कोई सीख नहीं ली तो कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं बन जाएगा, कश्मीर भारत की अनुभूति बन जाएगी, सारे भारत की। और कोई भी स्थान भारत का, कोई भी प्रदेश या कोई भी राज्य उससे अछूता नहीं रहेगा। सर, मेरा फाइनल क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा।
क्योंकि आप हिंदुत्व के एक वोकल वॉइस हैं, जो यंग जनरेशन है, आपको क्या लगता है कि आप वो फिर से पढ़ रही है, हिंदुत्व को जान रही है? एक तो आप ये बताएं कि करंट सिनेरियो इस वक्त क्या है हिंदुत्व को देश में, और फ्यूचर क्या है? क्या हिंदुत्व की जो आवाज़ें हैं और मुखर होकर के आएंगी, ये विचारधारा और मजबूत बनेगी, जो इतने सालों से एक तरीके से इग्नोरेंट हो चुके थे कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था अपनी चीज़ों को लेकर, लेकिन क्या जी अब वो हिंदुत्व को लेकर जागरूकता आ रही है, और जी। भविष्य कैसा है? देखिए, हिंदुत्व के दो बास्केट्स हैं। एक है पॉलिटिकल, जो है राजनीतिक, और दूसरा है सामाजिक, सोसाइटल। मेरी रुचि जो है सामाजिक हिंदुत्व में है, जहाँ पे हिंदू कॉन्शियसनेस समाज में पहले थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। किसी के खिलाफ मैं द्वेष फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जागरूक होइए, अपने अधिकारों की रक्षा कीजिए और अपने परिचय की रक्षा कीजिए। ये कहना संविधान के दायरे के अंदर रह के भी कहा जा सकता है, जो ही मैं कर रहा हूँ। एंड पुस्तक के इस दौरे के दौरान मैंने ये देखा है कि बच्चे जो है पहले सोशल मीडिया के एडिक्शन से इनका जो अटेंशन डेफिसिट जो है, 5 मिनट से ज़्यादा कुछ देख नहीं सकते हैं या 10 मिनट से ज़्यादा किसी चीज़ को पढ़ नहीं सकते हैं। इस बुक के बाद इतनी तो आशा आई है कि लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप उनके सामने तथ्य प्रमाणों के साथ रखने के लिए तैयार हैं तो लोग पढ़ते हैं। और मेरे पुस्तकों को या फिर विक्रम संपत की पुस्तकों को 18-15 साल के बच्चे पढ़ रहे हैं, 40 साल तक जा रहे हैं, उसके ऊपर भी जा रहे हैं। लेकिन कल की जो पीढ़ी है ये इसको पढ़ रही है, ये हमारे लेक्चर्स को कंज्यूम कर रही है। तो इसका तो मुझे लगता है इस निवेश का जो असर है दिखेगा 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में दिखेगा। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो इंजीनियरिंग छोड़ के वकालत में घुस गए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आईटी को छोड़ के अभी ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हम जाके अभी भारत के नीड को, नींव को और उसके लेट्स से स्पाइन को हम दृढ़ करेंगे, क्योंकि भारत को हमारी ज़रूरत है। तो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद दोनों साथ में जा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद हमेशा साथ ही जाएगा, क्योंकि भारत की संस्कृति यही है।